हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट कर रहे थे, जिसमें हम कल हमने डाइवर्जेंस करा था, कोसेस डाइवर्जेंस थ्योरम और डाइवर्जेंस क्या है। ठीक है, आज हम करेंगे कर्ल थ्योरम, कर्ल क्या है और स्टोक्स कर्ल थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं कर्ल क्या है। कर्ल को हिंदी में बोलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। इसको हिंदी में भी कर्ल ही बोलते हैं, सदिश क्षेत्र का कर्ल। तो देखो कर्ल होता क्या है। अगर आपने कर्ल वाला लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा कि डाइवर्जेंस क्या था। कल वाले लेक्चर में अगर आपने देखा है तो उसमें हमने कुछ ऐसा किया था। पर यूनिट वॉल्यूम पे किसी भी जो वेक्टर फील्ड था उसका सरफेस इंटीग्रल, देखो सरफेस इंटीग्रल हो रहा है तो इसी को क्या बोल रहे थे, डाइवर्जेंस। जहाँ पे dv टेंड्स टू 0 था, इसको क्या बोल रहे थे, डाइवर्जेंस। वैसे ही आज करेंगे कर्ल। तो कर्ल क्या होता है, किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल क्या कहलाता है। मान लो वेक्टर फील्ड जो है वो हमारे पास ए ही है, तो ए वेक्टर का कर्ल क्या होगा, जैसे ये था बिल्कुल इसी तरीके का है। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो कर्ल क्या होता है, अगर आपको वो वाला पता है। देखो कल हमने एक चीज आपको बताई थी मैंने कि अगर किसी इंटीग्रेशन पे ऐसा साइन लगता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो सरफेस है वो कैसी है, क्लोज्ड सरफेस है। या फिर वो क्लोज लिख दो, क्योंकि सरफेस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें वो वॉल्यूम था जो कि सरफेस से क्लोज हो रहा था। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, डीएल यानी कि किसी दूरी के रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। ये जो होता है, अगर मैं डी एल किसी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। अगर मैं एरिया के रिस्पेक्ट कर रही हूँ, अगर यहाँ पे डी ए लिखती तो वो क्या हो जाता, सरफेस इंटीग्रल। तब हम यहाँ पे सी की जगह सरफेस लिखते, एस लिखते। अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट करती तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल होता, तो यहाँ पर डी एल की जगह क्या लिख देती मैं, डी वी। तो देखो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ कि कर्ल होता क्या, तो उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मान लो ये कोई ये टब पड़ा है या ग्लास मान लो, इसके अंदर क्या पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना पानी भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस वाले जो टब था इसका इतना सा पार्ट में होल कर दिया, इतने इतने पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या होल कर दिया। तो आपने नॉर्मल भी देखा होगा, अगर वो होल हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ से क्या पानी बाहर आएगा। और पानी बाहर क्यों आता है, तो इस तरीके की पानी के ऊपर की सरफेस पे आपको यूं मोशन दिखाई देगी, यूं। इसको हम एडी करंट भी बोलते हैं, भंवर धाराएं भी बोलते हैं, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो वैसे इसके अंदर क्या मोशन होगी। तो देखो पानी किस डायरेक्शन में निकल रहा है, नीचे की ओर, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे क्या, ये सरफेस पे यूं मोशन हो रहा है, यानी कि ये कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसी वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए क्या लिया जाता है, कर्ल। तो यही क्या है, वेक्टर फील्ड का कर्ल है। ठीक है, तो ये तो कर्ल का एक एग्जांपल है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, अगर आपने पढ़ा हो कि किसी वायर है उसके अंदर कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस करंट में चेंज करके मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये भी मोशन ऐसे ही है और ये परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी कर्ल यूज होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ये। अब मैंने ये इनक्लोज करा और सरफेस की जगह सी कैसे लिखा है, तो वो मैंने ऐसे लिखा। देखो मैंने मान लिया कि कोई सरफेस एस है जिसपे क्या है, कोई वेक्टर फील्ड ए वेक्टर पड़ा है। अगर आपने पहले वाली लेक्चर्स लगाए हैं तो आपको वेक्टर फील्ड क्या है ये पता होगा। तो वेक्टर फील्ड ए वेक्टर किसी सरफेस एस पे पड़ा है। अगर आपने डाइवर्जेंस वाली क्लास देखी है तो उसमें मैंने बोला था किसी वॉल्यूम में ए वेक्टर पड़ा है, तो उसको एक सरफेस क्लोज करनी थी। अब इसको क्या करेगा, सरफेस के बजाय कौन क्लोज करेगा, कोई मान लो इस तरीके से, मान लो इसको किसी बाउंड्री ने क्लोज कर रखा है, ये कोई बाउंड्री ले लो।
बाउंड्री मतलब कुछ सीमा लगा रही है, कोई परिसीमा, कोई बाउंड्री है जो इसको एनक्लोज कर रही है, तो उसी बाउंड्री को हमने क्या किया है, सी से शो कर दिया। ठीक है, ये उस बाउंड्री को दिखा रहा है सी। और जब भी आप कर्ल करोगे तो देखो ये इस तरीके की मोशन हो रही है, इसमें आपको ये वाला एरो दिखाना पड़ेगा। अब एरो जो है जरूरी नहीं है कि आप इसी साइड ये एरोज दिखाओ, आप इस तरीके के भी ये एरोज दिखा सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी दिखा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप क्लॉकवाइज दिखा रहे हो तब आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप कर्ल लेते हो तो आप, मैंने क्या बोला, ये परपेंडिकुलर होता है और नॉर्मल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल होता है। और नॉर्मल पे हमेशा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर होने के कारण कर्ल भी क्या एक वेक्टर है, तो हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ती है इसमें। तो जब डायरेक्शन दिखानी है तो हम ये वाले लेते हैं, एरो से दिखाएंगे। अब या तो आप ये वाला दिखा देना एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर आपको पता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, तो घड़ी की अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा इस तरीके से, देखो एंटी क्लॉकवाइज है मेरा हाथ की डायरेक्शन, मैं कर्ल एंटी क्लॉकवाइज कर रही हूँ, तो नॉर्मल क्या है, ऊपर की ओर है। उस केस में नॉर्मल क्या है, ऊपर की ओर होगा। लेकिन अगर आप ये वाला एरो दिखा रहे हो, ये वाले एरोस, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और जब क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्मल क्या, अब अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घुमा रही हो तो नीचे की ओर आएगी डायरेक्शन, तो उसके लिए नीचे की ओर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं। तो वो आपकी मर्जी है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ना दिखाओ तो नॉर्मल की डायरेक्शन भी अलग दिखा देगा। तो मैंने इसीलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखा के राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर बना दी। तो यहाँ पे कर्ल की डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। तो कर्ल वेक्टर है क्या, ये चीज आपको पता चल गई। जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी तब कर्ल का यूज किया जाता है। तो कर्ल होता क्या है, किसी भी क्लोज बाउंड्री के रिस्पेक्ट वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल, वो भी कैसा, पर यूनिट एरिया पे, वो क्या कहलाता है, उस वेक्टर फील्ड का कर्ल कहलाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारी कर्ल वेक्टर की डेफिनेशन। इसको आप थ्योरेटिकली इन वर्ड्स में लिख देना, और आप ध्यान रखना कि जब आप कर्ल कर रहे हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा डायग्राम बना देना। अगर क्लॉकवाइज दिखा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम में ये नॉर्मल की डायरेक्शन नीचे दिखानी पड़ेगी। अब कल डाइवर्जेंस के बाद हमने क्या किया था, डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो अभी क्या हो जाएगा, कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्तीय निर्देशांकों में अगर कर्ल को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल को अगर रिप्रेजेंट करना है, कार्तीय निर्देशांक मतलब एक्स वाई जेड में, तो मैंने जैसे कल किया था, मैंने ले लिया कि चलो यहाँ पे समझाएं। कल वाले में मैंने यहाँ पे एक क्यूबॉइड टाइप स्ट्रक्चर बनाई थी, उसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा था, वॉल्यूम 3D था, इसीलिए वो मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाई। अब सरफेस को कोई बाउंड्री एनक्लोज करिए तो सरफेस 2D है, तो मैं क्या करूंगी, एक प्लेन के अंदर ले लूंगी। मैंने क्या किया, ये एक्स वाई प्लेन के लो, आप इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि ये लो, मैंने एक्स वाई प्लेन के लो क्या, कोई सरफेस ले ली एस, जिसमें कोई एरिया वेक्टर ए वेक्टर पड़ा, जैसे उसमें कल सेंटर में पड़ा था, तो वैसे ही मैंने क्या मान लिया कि यहाँ पे सेंटर में कोई पड़ा है, या आप इसको जैसे आपकी बुक में शो किया हुआ है वैसे ही बना सकते हैं। आपकी बुक में इस तरीके से शो किया हुआ है, यूं शो कर दो। तो ये इसका ओरिजिन, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो इसी ओरिजिन पे या ये जो सरफेस है उसकी सेंटर में कोई वेक्टर फील्ड बड़ा है ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का एक्स के अलोन कंपोनेंट ए एक्स, वाई के अलोन कंपोनेंट ए वाई और जेड के अलोन कंपोनेंट क्या होगा, ए जेड। डायरेक्शन हम हर बार एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा परपेंडिकुलर, तो उसको सॉल्व करना इजी है। अब मैंने क्या लिया है कि ये जो ए वेक्टर बड़ा या ये जो सरफेस इनक्लोज्ड है वो एक्स वाई प्लेन में है। अगर सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो उस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तो यानी कि अब अगर कर्ल के लिए मैं वेक्टर लूंगी, सॉरी यूनिट वेक्टर लूंगी, तो वो जेड एक्सिस के अलोन क्या होता है, के कैप, तो मुझे के कैप लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं।
तो अब देखो इसमें मैं इसको नाम दे देती हूँ KLMN, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों बनाया ये आपको पता है। तो देखो अब मुझे क्या पता है कि यहाँ पे पड़ा है ये डिस्टेंस पूरी कितनी है dx है। सिमिलरली y के अलोंग वाली डिस्टेंस कितनी है dy, और z के अलोंग तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लेन में पड़ा है, तो x y चाहिए। तो मैंने a वेक्टर जो ले लिया वो क्या है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। वेक्टर जो है उसके तीनों कंपोनेंट्स हैं। हम कर क्या रहे हैं, इस वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालेंगे और उसको क्या करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे। तो मैं पहले क्या करती हूँ एक्स एक्सिस के लो KL पे मैं लिखती हूँ कि KL में a वेक्टर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। a वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा ax लेना पड़ेगा क्योंकि ये है क्या एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मुझे ax लेना पड़ेगा। तो मैंने ax लिख दिया। अब देखो अगर ax में जो वेक्टर है उसे यहाँ तक पहुँचना है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये dy है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी dy/2 हो जाएगी। और फिर देखो अगर वो x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, लेकिन ये जो वेक्टर है वेक्टर फील्ड उसमें y के अलोंग भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो जो वेक्टर फील्ड होगा उसमें y के अलोंग जो चेंज आएगा वो कितना हो जाएगा डेल ax ओवर में डेल y, जैसे उसमें था डेल ax ओवर में डेल x था क्योंकि वो x के अलोंग चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अगर इसको इस डायरेक्शन में यानी कि इसके अलोंग जाना है तो उसको नीचे की ओर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, तो नीचे की ओर y नेगेटिव होता है, तो इसीलिए मैंने क्या ले दिया dy/2। सिमिलरली मैं क्या करती हूँ, अब देखो ये क्या है x एक्सिस के अलोंग इसका एरो जा रहा है, तो मुझे इसका साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं। अब एक x एक्सिस के अलोंग यहाँ पे और लाइन पड़ी है क्योंकि मुझे इस पूरी बाउंड्री का लेना पड़ेगा, तो इस वाली के अलोंग क्या है mn के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, अब a का तो ax आएगा क्योंकि कंपोनेंट ही वही है। अब उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ रही है, प्लस में करनी पड़ रही है, लेकिन कितनी dy/2 यहाँ पे मतलब, ठीक है। अब वेक्टर में कितना चेंज आएगा, y के रिस्पेक्ट चल रहा है तो फील्ड में कितना चेंज आ जाएगा डेल ax ओवर में डेल y। अब डिस्टेंस प्लस में चली है तो यहाँ पे प्लस। अब इसकी क्या है, एक टाइप से देखो तो ये माइनस एक्स एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है या फिर डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। सिमिलरली मैं क्या करूंगी LM के लिए करूंगी, LM के लिए करूंगी तो वो y एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा ay, ठीक है। अब उसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी है, प्लस में करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ तक जाएगा फिर ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो प्लस में उसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी dx/2, क्योंकि पूरे dx है तो इतनी वाली dx/2 हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स पे निकाल लेना, इन्हीं वाले पे, तब भी वो पूरी लाइन का शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को dx/2 डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी। तो फ्लक्स में जैसे इसमें वेक्टर फील्ड में चेंज आया है, y वाला ले लें तो चेंज कितना आएगा, ये चेंज आ जाएगा। अब डिस्टेंस इसने प्लस में ट्रैवल करी है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। सिमिलरली ये भी y के अलोंग है तो मुझे kn के लिए भी लेना पड़ेगा, तो kn के लिए क्या आ जाएगा, अब देखो है क्या ये माइनस y है, y के अपोजिट माइनस का y है तो माइनस का साइन ay माइनस डेल ay ओवर में डेल x डॉट dx/2। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इस साइड आने के लिए उसको माइनस का dx/2 डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो देखो ये तो था हमारे पास, ये क्या कर रहे हैं कि kn mn ln और इस यानी कि ये जो बाउंड्रीज है इसके अलोंग मैंने वेक्टर जो था a वेक्टर उसमें चेंज निकालना है। और मुझे क्या करना है, कर्ल चाहिए। कर्ल होता क्या a डॉट dl, यानी कि मुझे पूरे का चाहिए, पूरी इनक्लोज्ड सरफेस का चाहिए, तो मुझे सबका लेना पड़ेगा। डॉट में dl यानी कि लेंथ के साथ इंटीग्रेशन करना है, मुझे लाइन इंटीग्रल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं लाइन इंटीग्रल इसका देखूं, इतना करने के बाद आप यहाँ पे लगाना ये dl dx वगैरह। अगर मैं kl वेक्टर के अलोंग, ये तो वेक्टर था, अगर मैं इसके अलोंग लाइन इंटीग्रल लूँ तो मैं ऐसा लिख देती हूँ k to l जा रहा है a वेक्टर डॉट dl, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, मुझे पता है वेक्टर फील्ड मेरे पास क्या है ax माइनस डेल ax ओवर में डेल y डॉट
dy बाई 2, ये वैल्यू पुट करिए, डॉट लेंथ इंटीग्रल करना है तो dx। सिमिलरली अगर मुझे इसका करना होगा mn के रिस्पेक्ट, तो मैं ये वाली टर्म लिख के यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा करके डॉट dx लिख दूंगी। वैसे ही मुझे इसका करना है तो इंटीग्रेशन लगा के डॉट dy लिख दूंगी, तो मैंने इंटीग्रेशन यही लगा दिया। और इसका करना है तब भी मैं y के रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो डॉट dy लिख दूंगी, है ना। अगर ये तो सिर्फ वेक्टर फील्ड की बात थी, मुझे लाइन इंटीग्रल बनाना है तो dx x के अलोंग जा रहा है तो dx, इनमें y के अलोंग जा रहा था तो dy। अब मुझे क्या चाहिए, इस पूरी बाउंड्री का चाहिए, तो पूरी बाउंड्री का क्या आ जाएगा, यहाँ पे चाहे तो c लिख दो, चाहे KLMN लिख दो। आप चाहो तो यहाँ पे c भी लिख सकते हो और चाहो तो यहाँ पे KLMN के इतना भी लिख सकते हो कि पूरा सर्कल जो है वो पूरा हो चुका है, पूरी बाउंड्री को कवर कर चुके हैं, वो आपकी मर्जी है। तो वो होगा क्या, इन सभी का सम होगा, तो मैं लिख देती हूँ ax माइनस डेल ax ओवर में डेल y डॉट dy बाई 2 डॉट dx, ठीक है। प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, माइनस में था। ये देखो ये वाली टर्म माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। माइनस का ax प्लस डेल ax ओवर में डेल y डॉट dy बाई 2 डॉट का dx, यही है। ये dx क्या शो कर रहा है, ये लाइन इंटीग्रल को शो कर रहा है। अब प्लस मैं y का लिख रही हूँ, तो ये वाली मेरे पास क्या है, ay प्लस डेल ay ओवर में डेल x डॉट dx बाई 2, और किसके रिस्पेक्ट लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, dy के रिस्पेक्ट। फिर से प्लस की जगह क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करें लाइन इंटीग्रल ay माइनस डेल ay ओवर में डेल x डॉट dx बाई 2, dy के रिस्पेक्ट हम लाइन इंटीग्रल करते हैं। तो अगर आप इनको देखो तो यहाँ पे देखो क्या चीज बन रही है, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ax dx का इंटीग्रेशन प्लस में, इधर क्या बन रहा है, ax dx का इंटीग्रेशन माइनस में। प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इधर भी देखो तो ay dy का इंटीग्रेशन प्लस में माइनस ay dy का इंटीग्रेशन, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो इनको मैं ना लिख के डायरेक्ट जो बचा वो लिख देती हूँ, डेल ax ओवर में डेल y डॉट dy बाई 2 dx माइनस डेल ax ओवर में डेल y dy बाई 2 डॉट dx। अब देखो ये भी एक टाइप से हाफ, ये भी हाफ, माइनस साइन को कॉमन लो तो हाफ और हाफ क्या होता है, 1। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, प्लस का डेल ay ओवर में डेल x dx बाई 2 डॉट dy माइनस माइनस प्लस, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। डेल ay ओवर में डेल x dx बाई 2 dy के रिस्पेक्ट हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, तो हाफ और हाफ ये प्लस और हाफ ये भी प्लस का होगा। ये माइनस में आएगी, ये टर्म प्लस में आएगी, तो मैं इसको दूसरे साइड पे लिख रही हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, पूरे ए वेक्टर का कर रहे हैं, तो वो देखो मेरे पास क्या आया, इंटीग्रेशन चल रहा है डेल ay ओवर में डेल x डॉट dx dy लिख देती हूँ बाई 2 नहीं सॉरी 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया था, तो मैंने ये लिख दिया। अब वो वाली टर्म माइनस में थी तो मैं माइनस वाली को इस साइड लिख रही हूँ, डेल ax ओवर में डेल y डॉट dx dy, पूरे का इंटीग्रेशन इस तरीके का बन रहा है। अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें क्या चीज कर सकते हैं, मुझे अगर कर्ल की डेफिनेशन अगर आपको पता है अभी, तो देखो कर्ल की डेफिनेशन क्या है, कर्ल की डेफिनेशन क्या है, 1 बाई डी ए डॉट डी एल, यही है। मेरे पास डी ए की वैल्यू पड़ी है, ए डॉट डी एल की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, और मैं उसमें अगर डी ए का डिवाइड लगाऊँ तो देखो मेरे पास क्या बनता है, ए डॉट डी एल की मेरे पास वैल्यू है, मैं कर्ल लिखती हूँ। तो फिर कर्ल की डेफिनेशन से कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट
एंड कैप की जगह मैं क्या लूंगी अभी के कैप, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अलोंग पड़ा है और एक्स वाई प्लेन के अलोंग अगर मैं परपेंडिकुलर देखूँ तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो किस में होगा, जेड एक्सिस के अलोंग, तो मैंने के कैप ले ली। और मेरे पास इसकी वैल्यू पड़ी है, क्या पड़ी है, डेल ए वाई ओवर में डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स ओवर में डेल वाई डॉट डी एक्स डी वाई, मैंने कॉमन ले लिया, ओवर में 1 ओवर में डी ए होता है, इस वाली चीज को एक साइड एक बार इधर 1 ओवर में डी ए, मेरे पास डी ए की वैल्यू क्या पड़ी है, डी एक्स डी वाई, प्लेन के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स और डी वाई। ये क्लोज इंटीग्रल के रिस्पेक्ट है तो मैंने क्लोज इंटीग्रल लगा दिया सी के रिस्पेक्ट। अब वहां पर क्या थी, कर्ल की डेफिनेशन से लिमिट डी ए टेंस टू 0, तो डी ए की जगह क्या है, डी एक्स डी वाई टेंस टू 0, वो क्या आ रहा है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट के, क्या यही आ रहा है। हमने क्या कर दिया, जो ए डी आर था यहाँ पे मैंने क्लोज क्यों लिया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से हमें पता है कि ये क्लोज बाउंड्री में होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ मेरे पास कर्ल ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे ही आ रहा है, जो कि ये ए वेक्टर होता है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, कर्ल ऑफ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखो ए वेक्टर की वैल्यू मेरे पास एक टाइप से वो आ रही है, तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, ये मेरे पास क्या था, वेक्टर कंपोनेंट का, कहाँ गया ये जो था, ये अगर आप इसमें एक बार लाइन इंटीग्रल को हटा दो, जैसे मैं यहाँ पे सारों में एक बार हटा दूं, तो देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे ए डॉट डी एल की वैल्यू आ रही है, इसका रीजन क्या था कि ये चेंज इन जो वेक्टर फील्ड है वो है। तो अगर मैं यहाँ पे ए डॉट डी एक्स निकालूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं कंपैरिजन करूं, चलो बड़ा रहता है, डेल ए एक्स ओवर में, अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या था, कर्ल ए वेक्टर डॉट के कैप, ये तो डी एक्स से ये कैंसिल हो सकता है एक टाइप से, तो मेरे पास अगर मैं सिंपल देखूं वैल्यू तो मेरे पास ये बन रही है डॉट के कैप लगा दो। सिमिलरली अगर मैंने वो जो प्लेन लिया था वो मैं अगर y और z के अलोंग लूँ, अगर मैं y z में ले रही हूँ तो i कैप आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डेल ए जेड ओवर में डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर में डेल जेड। सिमिलरली कर्ल ऑफ ए वेक्टर अगर मैं प्लेन को x और z में ले लूँ तो मेरे पास j कैप आएगा, अगर j कैप आ रहा है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल ऑफ ए एक्स ओवर में जे कैप के अलोंग है, तो मेरे पास क्या एक्स जेड प्लेन में है, ये क्या वाई जेड प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, माइनस का डेल ए वाई सॉरी डेल ए जेड में है, तो डेल ए जेड ओवर में डेल एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कर्ल ऑफ ए वेक्टर को क्या लिख सकती हूँ, आई कैप जे कैप और के कैप के क्या कंपोनेंट मेरे पास है, डेल ए वाई, ये सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं। थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसके लिए, तो देखो मेरे पास क्या है, अगर कर्ल का के कैप ले रहे हैं उसकी वैल्यू ये है, जे कैप ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू ये है। अगर आप एक काम करो, आपके पास क्या है, ए वेक्टर जो है वो हमने क्या लिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। अगर ऐसा करते हो और डेल आपको ऑपरेटर पता है वो क्या है, डेल ओवर में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर में डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर में डेल जेड के कैप। अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, डेल क्रॉस ए करते हो, तो आपके पास क्या बनेगा, अगर मैं पूरा कर्ल वेक्टर देखूं इस चीज से तो मेरे पास आई जे और के कैप की वैल्यू पड़ी है। अगर मैं पूरा का पूरा कर्ल ऑफ ए वेक्टर देखूं तो वो क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का आई कैप प्लस कर्ल ए जे कैप प्लस कर्ल ए के कैप। तो ये वैल्यूज पुट कर देना यहाँ पे। तो जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे और डेल क्रॉस ए करोगे तो आई कैप जे कैप और के कैप की ये जो टर्म्स है वो बिल्कुल यही आएंगी। ठीक है, आप करके देख लेना क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेल क्रॉस ए जो है उसमें भी आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट यही आएंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर के। या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, कर्ल ए आई कैप प्लस कर्ल ए जे कैप प्लस
कर्ल ए के कैप। ठीक है, मैंने ये वाली चीज का कंपैरिजन कैसे किया, ये जो था ये यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन ना लगाओ तो चलेगा, क्योंकि ये इस ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल के रिस्पेक्ट जो वेक्टर में चेंज था वो ये था इनटू डीएक्स करके मुझे क्या पता चला था, एक टाइप से ये क्या है ए डॉट डीएक्स की वैल्यू ये है यहाँ पे जब आप डीएक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये था हमारा कर्ल वेक्टर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक आपको जो सिंपल रिलेशन पता चला है वो क्या है, कर्ल ए को क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए। ठीक है, और डाइवर्जेंस ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ए। और डेल ऑपरेटर क्या है, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर में डेल जेड के कैप। कल हमने डाइवर्जेंस का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में प्रूफ करा था कि वो क्या होता है, डेल डॉट ए वेक्टर। आज हमने कर्ल का किया और कल हमने गाउस थ्योरम करी थी जिसमें हमें क्या पता चला था, किसी भी जो वेक्टर फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल, अगर गाउस डाइवर्जन देखूं, गाउस डाइवर्जन क्या कह रहा था कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में या फिर किसी भी वेक्टर फील्ड के वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदला जा सकता है। ये किसका स्टेटमेंट था, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का। वैसे ही कर्ल के बाद आती है स्टोक कर्ल थ्योरम। तो स्टोक कर्ल थ्योरम क्या कहती है, अब देखो उसमें जो डाइवर्जेंस था वो सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम से यूनिट वॉल्यूम पे था, और कर्ल क्या है, लाइन इंटीग्रल है। तो स्टोक कर्ल थ्योरम क्या कहती है, स्टोक कर्ल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी वेक्टर फील्ड क्या है, आपको पता होगा फील्ड क्या है, एक ऐसी मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो पोजीशन पे डिपेंड करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो वेक्टर फील्ड अगर वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर फील्ड। तो देखो स्टोक कर्ल थ्योरम क्या बोलती है, हम इसमें क्या ले रहे हैं, ए डॉट डीएल ले रहे हैं, वो भी कैसा, क्लोज पे ले रहे हैं, है क्या ये लाइन इंटीग्रल, वो किस में चेंज किया जा सकता है, उसी वेक्टर के ए वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल में बदला जा सकता है। यानी कि अगर स्टोक कर्ल थ्योरम का स्टेटमेंट देखूं तो वो क्या होगा, किसी भी वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल को किस में बदला जा सकता है, उसी वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल में जब आप कर्ल का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम थी, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में बदला जा सकता है, अब वैसे ही इसमें क्या होगा, लाइन इंटीग्रल को किस में बदला जा सकता है, एरियल सरफेस इंटीग्रल में, एरियल सरफेस, या इसके अपोजिट सरफेस इंटीग्रल को किसमें बदला जा सकता है, एरियल इंटीग्रल में। ये स्टोक कर्ल थ्योरम और गॉसेस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये दोनों थ्योरम्स जो है वो मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। जब आप कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या एक ऐसा सम सॉल्व कर रहे हो जिसमें आपको लाइन इंटीग्रल दिया हो, उसको एरिया में या सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो, तो डायरेक्ट स्टोक कर्ल थ्योरम के रिजल्ट का यूज किया जाता है। और वैसे ही अगर उसमें किसी के सरफेस इंटीग्रल को उसके वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना हो तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज किया जाता है। और आपके पास एक और थ्योरम आएगी, ग्रीन थ्योरम, वो हम उसको भी करेंगे, वो भी आपके सिलेबस में है। तो देखो इसको करने के लिए पहले बेसिक सी अप्रोच देख लेते हैं। ये मैंने क्या ले लिया, कोई सरफेस एस ले ली जिसमें कोई वेक्टर फील्ड ए पड़ जाए। अब उसको क्या है, हम किसी क्लोज बाउंड्री सी से क्लोज कर रहे हैं, जैसा गाउस डाइवर्जेंस में किया था कि इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वैसे ही इसको मैंने मान लिया कि n नंबर ऑफ n तक इसको वॉल्यूम सरफेस है, तो इसको सरफेस एलिमेंट या इसको बोलो छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में बांटा है, छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया। तो देखो मैंने आपको बोला था कि कर्व जो है उसकी डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, तो मैं इसकी डायरेक्शन शो कर देती हूँ, ऐसे शो करते हैं। तो देखो डायरेक्शन क्या, अगर मैं इस वाले की लूँ तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ली थी तो वो यूं हो जाएगी। अगर मैं इस वाले का लूँ तो ये भी एक अलग पार्ट की तरह बिहेव करेगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज यूं, इसका लूँ तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो डायरेक्शन ये ऐसे क्या, ये डायरेक्शन चलती जाएगी। इनको नाम दे दो के
एल एम एन। तो देखो इसमें एक चीज पता चली कि जो ये एल जो ऊपर की ओर है, के नीचे की ओर आ रहा है, तो ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है वेक्टर फील्ड के कारण जो यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल आएगा वो यहाँ वाले लाइन इंटीग्रल के को क्या कर देगा, या फिर ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है, ऐसा मान लो ये वाला लाइन इंटीग्रल इस वाले लाइन इंटीग्रल के अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन सेम है, तो ये वाली जो इन दोनों का कंबाइंड अगर मैं देखूँ तो जो बाउंड्री इस तरीके से टच कर रही है, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, तो ये बाउंड्री टच कर रही है तो इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो बाउंड्री टच करेगी उन दोनों का इफेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जितनी बाउंड्रीज यहाँ पे टच कर रही है, इसका इस डायरेक्शन में, इसका जो भी डायरेक्शन बनेगी उनका भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ एक बाउंड्री टच कर रही है, अपोजिट बनेगा, उनका भी कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब अंदर वाली जो बाउंड्रीज इस तरीके से टच कर रही है, इनको भी ऊपर से करती होंगी, तो उन सारों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस इनक्लोज्ड का ही रह जाएगा। तो जो हम अब लास्ट में जो कर्ल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस इनक्लोज्ड सरफेस का ही कर्ल किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो था ये क्या था, कर्ल, स्टोक्स कर्ल थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ है, उसे हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।